जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग भौतिक विज्ञान के शानदार टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन जो है अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्योंकि क्योंकि दोस्तों गुरुत्व नहीं होता है, इसलिए जो है अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, क्योंकि क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन जो रेखा है ये तल के अंदर रहती है, इसलिए जो पीसा की झुकी हुई मीनार है ये गिरती नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह क्या होता? तो बेटा ये जो है न्यूटन के सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार F बराबर जो इसका सूत्र होता है G m1 m2 अपान r स्क्वायर होता है। यहाँ पर ये जो F है ये गुरुत्वाकर्षण बल है, m जो है दोस्तों पिंड का द्रव्यमान है और ये जो है दूसरे पिंड का द्रव्यमान है, r जो है पिंड की दूरी है, मतलब दो पिंड के बीच की दूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर दूरी दोगुनी कर दी जाती है तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब जो है क्या हो जाएगा कि ये जो है दोस्तों एक चौथाई भाग हो जाएगा, यानी अब जितना है उसका चौथा भाग हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, उसका भार अपवर्तित होता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यहाँ पर जितने क्वेश्चन लिए हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और साथियों आप लोग जो है क्वेश्चन को पढ़ा करिए और आंसर देने की कोशिश किया करिए। क्लास के लास्ट में बताइएगा आप लोग कि कितने क्वेश्चन सही किए हैं और आप लोग जो है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए कि आपको कैसी वॉइस आ रही है, आपको क्लास कैसी लग रही है। जो भी आपको कमी लगे वो आप लोग बताइएगा, जिससे कि हम उसमें सुधार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो यहाँ पर दोस्तों सभी साथ साथ पहुंचेंगे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये साथ साथ क्यों पहुंचेंगे? क्योंकि दोस्तों जो गुरुत्वीय त्वरण है ये समान कार्य करेगा इन सभी जो है टुकड़ों पर, और यह जो है द्रव्यमान और भार पर जो है निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इसलिए जो है ये सभी साथ साथ पहुंचेंगे और साथियों ये जो है आकार पर निर्भर करता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? तो लकड़ी की दोस्तों जो गेंद है ये बाद में गिरेगी। क्यों गिरेगी? क्योंकि साथियों यहाँ पर जो भार है भार समान है, इसका मतलब दोस्तों जो भार है समान है। ठीक है, तो भार समान का दोस्तों मतलब क्या होता है कि जो आकार है आकार समान तो नहीं होगा। ठीक है, जब भार समान है आकार समान नहीं होगा, क्योंकि जो साथियों जो लोहा है लोहा वजन होगा, इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो लकड़ी है लकड़ी का जो आकार है ये बड़ा ज्यादा होगा या बड़ा होगा, इसलिए दोस्तों जो लकड़ी है ये लेट पहुंचेगी, मतलब बाद में गिरेगी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का जो भार है ये दोस्तों कहां पर सर्वाधिक होता है? तो ध्रुवों पर जो है सर्वाधिक होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारहीनता होती है, तो ये जो भारहीनता है ये गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, यही दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्योंकि साथियों जो पृथ्वी का आकर्षण है उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। ऑप्शन है उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, गलत है। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा, बताइए। तो बेटा ये जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब जो है व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक की कालावधि, मतलब दोस्तों जो टाइम पीरियड है ये आपसे पूछा गया है। तो ये साथियों किस पर निर्भर करता है, तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है ये, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका दोस्तों सूत्र क्या होता है, तो टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट के अंदर एल अपान जी। ये दोस्तों इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, और ये दोस्तों लंबाई पर निर्भर करता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि गर्मियों के दिन लंबे होते हैं, गलत है। कुंडली में घर्षण होता है, ये भी गलत है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए दोस्तों जो लोलक घड़ियां हैं ये गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है और उस लड़की के खड़े हो जाने पर झूले का जो आवर्तकाल है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये जो है आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि टी इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट के अंदर एल अपान जी होता है। ठीक है, जब लड़की खड़ी हो जाएगी तो इसका जो गुरुत्व केंद्र है ये जो है ऊपर हो जाएगा, और ऊपर होने के कारण जो इसकी प्रभावी लंबाई है ये कम हो जाएगी, और दोस्तों जो लंबाई कम हो जाएगी इसका जो आवर्तकाल है ये कम हो जाएगा, क्योंकि टी इक्वल टू होता है एल, मतलब टी प्रोपोर्शनल टू होता है एल, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, कब चलेगी तीव्र गति से, तो शीतकाल में, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग है, बताइए कितना है, देखते हैं कौन इसका जवाब देगा। तो जो पृथ्वी का पलायन वेग है ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो ये दोस्तों जो है वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगा। क्यों आ गिरेगी, क्योंकि साथियों जो ये पृथ्वी का जो कक्षीय वेग होता है ये लगभग 7.9 किलोमीटर पर सेकंड होता है, जिससे वस्तु अंतरिक्ष में तो पहुंच सकती है लेकिन जो है पृथ्वी के पलायन वेग को जो है पार नहीं कर सकती है, क्योंकि साथियों जो पलायन वेग है ये कितना होता है, तो ये होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, अभी हमने आपको बताया था। इसलिए जो है ये पृथ्वी पर वापस आ गिरेगी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है, बताइए। यह पृथ्वी के निकट है, गलत है। यह सूर्य के प्रकाश प्राप्त करता है, यह भी गलत है। यह पृथ्वी के परिक्रमा करता है, यह भी गलत है। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से जो है कम होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि दोस्तों जल में पृष्ठ तनाव होता है, इसलिए जो है वर्षा की जो बूंदें हैं गोलाकार होती हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल जल की अपेक्षा सघन है, गलत है। तेल जल की अपेक्षा विरल है, ये भी नहीं होगा। तेल का तल तनाव पानी से अधिक है, ये भी गलत है। तेल का तल तनाव पानी से कम है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिका तो एकमात्र कारण नहीं है, स्याही का सोखना ये है, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना ये भी है,
सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना ये भी है। पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना ये इसका जो है सही कारण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था कि इसका जो है कारण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? परासरण है, गलत है। विसरण ये भी नहीं है। पृष्ठ तनाव है इसका कारण। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण है, इसका कारण जो है तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, ये इसका कारण नहीं है। तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, ये भी नहीं है। तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, ये भी नहीं है। तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? उसका आकार बेटा बढ़ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों निकलने लगती है? क्योंकि वायु दाब में कमी के कारण। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल्स के जो हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? बेटा इसका सिद्धांत है आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये नहीं है। न्यूटन के गति का नियम, ये भी नहीं है। बर्नौली का सिद्धांत, ये भी नहीं है। पास्कल का सिद्धांत दोस्तों है ये। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? बताइए, देखते हैं कौन इसका जवाब देगा। तो यहाँ पर जो है तूफानी मौसम ये इंगित होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव्य अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? बेटा ये जो है बर्फ उष्मा का कुचालक है, यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जो जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि वे बर्फ में सांस ले सकते हैं? नहीं। उनके अंदर काफी मात्रा में ऑक्सीजन संचित रहती है? ये भी नहीं होगा। उनके शरीर की बनावट इस प्रकार की है कि वे ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं? ये भी गलत है। पानी का जो घनत्व है ये 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की जो ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि झील की जो तली है, तली पर जल नहीं जम पाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा, क्या अपवर्तित रहेगा? आयतन नहीं, भार ये भी नहीं होगा, द्रव्यमान ये भी नहीं, घनत्व दोस्तों जो है अपवर्तित रहेगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? बताइए। तो बेटा यहाँ पर जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है घनत्व अधिकतम होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता रहता है, क्योंकि सुई की नोक नुकीली होती है? गलत है। जहाज सपाट होता है? ये भी नहीं होगा। जहाज एक शक्तिशाली इंजन द्वारा चलाया जाता है? ये भी नहीं होगा। सुई का अपेक्षिक जो घनत्व है उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? पानी के उत्प्लावन के कारण? गलत है। पृष्ठ तनाव के कारण, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी जो है पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण उनका कम होना, क्या कम होना है? दोस्तों जो घनत्व है ये कम होना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में प्लावन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? ये आप लोग याद कर लीजिएगा अगर ना याद हो तो। बेटा ये जो है 1/9 होता है।
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि पानी के एक गिलास में जो है एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? बढ़ेगा? नहीं। कम होगा? नहीं। उतना ही रहेगा? तो ये इसका राइट आंसर होगा जो है पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा? बेटा तब जो है शरीर डूब जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है। ठीक है, मतलब जो घनत्व है पानी का वो ज्यादा होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? वह कुछ ऊपर उठता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग के समान? नहीं। कण के समान? ये भी नहीं होगा। तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। जो प्रकाश की जो विकिरणों की जो प्रकृति है तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति है कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? बताइए। बेटा ये जो है कांच के बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग कितना होगा? तो 8.5 मिनट दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित तो होते हैं वे कौन कौन से हैं? तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग? नहीं। वेग और आवृत्ति ये भी नहीं होगा। तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति ये भी नहीं होगा। तरंगदैर्घ्य और वेग ये दोस्तों जो है चर प्रभावित होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब दोस्तों प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाता है तो तरंगदैर्घ्य और वेग जो है प्रभावित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपवर्तित रहता है? तीव्रता क्या अपवर्तित रहती है? नहीं। वेग भी अपवर्तित नहीं रहता है। तरंगदैर्घ्य भी दोस्तों अपवर्तित नहीं रहता है। तो अपवर्तित क्या रहता है? आवृत्ति जो है दोस्तों ये अपवर्तित रहती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड? नहीं। अमोनिया? ये भी नहीं होगा। सल्फर डाइऑक्साइड? ये भी नहीं होगा। नियान दोस्तों जो है ये प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में जो है प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित, परावर्तन और व्यतिकरण यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। कहाँ जाता है? हीरे से कांच में जाता है तब दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह क्या है? बताइए। तो पूर्ण अभ्यंतर यानी दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है? प्रकाश तरंग के रूप में जो है प्रभावित होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए। प्रकाश का परावर्तन? नहीं। प्रकाश का प्रकीर्णन? ये भी नहीं होगा। प्रकाश का अपवर्तन? ये भी नहीं होगा। प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन मतलब दोस्तों प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मृगरीचिका का कारण है? क्या कारण है? प्रकाश का व्यतिकरण है? नहीं। प्रकाश का विवर्तन? ये भी नहीं होगा। प्रकाश का ध्रुवण? ये भी गलत है।
प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, इसके कारण जो है मृगरीचिका बनती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, बताइए। इसकी आणविक संरचना के कारण नहीं होगा ये, प्रकाश के शोषण के कारण, ये भी गलत है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दोस्तों जो एक एक कटा हुआ हीरा है वो जगमगाता है, मतलब चमकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, उचित रीति से कटे हीरे की जो असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि क्या है, उसका जो अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरुत्पादित करने की जो तकनीकी है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम क्या बताइए। ऑडियोग्राफी गलत है, लेक्सिकोग्राफी ये भी नहीं होगा, फोटोग्राफी गलत है, होलोग्राफी दोस्तों इस तकनीकी का नाम है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर छवियों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है, क्या कहलाता है। मास्टर स्कैन, टोटल स्कैन, रोस्टर स्कैन, क्या कहलाता है दोस्तों, ये जो है रोस्टर स्कैन कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं, केवल द्रवों में, केवल प्रिज्मों के, केवल हीरों के, या सभी पारदर्शी माध्यम के। ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीढ़ी यानी दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क है ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, टाइटेनियम नोडिल, लेजर बीम। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि, बताइए। क्योंकि संकेत दुर्बल है, गलत हो जाएगा। एंटीना दुर्बल है, ये भी नहीं होगा। वायु संकेतों को शोषित कर लेती है, ये भी नहीं होगा। पृथ्वी की सतह वक्राकार है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी है, कौन सी तकनीकी है। आयाम मॉड्यूलेशन नहीं, आवृत्ति मॉड्यूलेशन, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि पटल यानी दोस्तों रेटिना है, इस पर जो चित्र बनता है वह जो है वस्तु के बराबर होता है पर उल्टा होता है, नहीं। वस्तु से छोटा होता है वह सीधा होता है, ये भी नहीं होगा। वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है। दो आंखों के कारण रंग आसानी से पहचाने जा सकते हैं, गलत है। दो आंखों के कारण हम अंधेरे व हल्के प्रकाश में आसानी से देख सकते हैं, यह भी गलत है। इसी कारण मोजेक विजन द्वारा मनुष्य देख सकता है, यह भी नहीं होगा। इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि किसी तारे का रंग दर्शाता है, क्या दर्शाता है। उसकी पृथ्वी से दूरी नहीं, उसका ताप दर्शाता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, गलत है। धूली कण दोस्तों जो है इसका कारण है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब दोस्तों धूल कण है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम से नहीं, तरंगदैर्घ्य से जो है निर्धारित होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है, बताइए। हरे का, पीले का, नीले का या लाल का। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा लाल रंग का जो है सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम वेवलेंथ यानी दोस्तों जो तरंगदैर्घ्य है वाला प्रकाश होता है कौन सा होता है। दोस्तों जो लाल है ये सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। पीला दोस्तों नहीं होगा, नीला भी नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों बैंगनी है, ये जो है सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों जो नीला प्रकाश है इसमें जो है उच्चतम ऊर्जा होती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है। प्रकाश का प्रकीर्णन,
प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है, बताइए। तो दोस्तों इसका कारण है अपवर्तन है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के विवर्तन के कारण नहीं, परावर्तन के कारण, ये भी गलत है। अपवर्तन के कारण दोस्तों ये भी नहीं होगा। दोस्तों जो आकाश का नीला रंग है ये प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है नीला, सफेद या काला। दोस्तों आंसर हो जाएगा काला जो है दिखाई देता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि आकाश नीला लगता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है, गलत है। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है अधिक गहराई के लक्ष्य के कारण नहीं, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है ये नीला प्रतीत होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है, किस पर आधारित है ये। तो बेटा डॉपलर प्रभाव पर ये आधारित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का नहीं, बेलनाकार दर्पण का ये भी नहीं होगा बेटा, उत्तल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है। तो बेटा ये जो है अवतल दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो अवतल दर्पण दोस्तों जो है काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, धूप के चश्मे के लिए कांच का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। फुक्स कांच का नहीं, फ्लिंट कांच का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले जो प्रतिबिंबों की संख्या होती है कितनी होगी, बताइए। 2 होगी, 1 होगी, 4 होगी या अनंत होगी। तो बेटा अनंत होगी, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा 0, थीटा, थीटा बाई 2 या 2 थीटा। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा 2 थीटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है। नीला हरा बैंगनी, बैंगनी हरा नीला, नीला पीला हरा, नीला हरा पीला। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है, बताइए। नीला दिखाई देता है, नहीं। हरा, ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथ में जो इंद्रधनुष है इसमें इसके बीचों बीच जो है हरा रंग दिखाई देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है, बताइए। पश्चिम में, दक्षिण में, पूर्व में या नहीं देख सकते। तो बेटा दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष को नहीं देख सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि जल में वायु का जो बुलबुला है ये जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या अवतल लेंस। बेटा अवतल लेंस है ये। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है द्विफोकसी लेंस जैसा, अभिसारी लेंस जैसा, अपसारी लेंस जैसा दोस्तों व्यवहार करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण दोस्तों जो है काम में लेते हैं।
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? बेटा नतोदर मतलब दोस्तों कॉन्केव लेंस जो है उपयोग में लाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष ठीक किया जाता है, बताइए। बेटा इसको जो है अवतल लेंस से प्रयुक्त करके जो है इसको ठीक किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगती हैं, इसका कारण क्या है? बताइए। बेटा इसका कारण है पुतली के आकार में परिवर्तन नहीं, लेंस के व्यास व फोकस दूरी में परिवर्तन ये भी नहीं होगा, रेडोप्सिन का विरंजक व पुनः निर्माण होना ये भी नहीं है, आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर नहीं, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन करा दिए हैं। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अब आइए आपका एक टेस्ट लेते हैं। क्वेश्चन है कि किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? ऑप्शन है 4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, या -4 डिग्री सेल्सियस पर, या -8 डिग्री सेल्सियस पर। इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा, देखते हैं कौन इसका जवाब दे पाएगा। तो साथियों आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्लास कैसी लगी और अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है। अगर दोस्तों आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स टेलीग्राम लिंक हमने दे दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहां से जो है आप लोग इस क्लास की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इस प्रकार की क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।